नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए पंचायतों में 5 बेड के अस्पताल पर काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसमें 1 बेड ऑक्सीजन भी लगा हुआ हो। मनोज सिन्हा ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर भी बल दिया और कहा कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहां पर ज्यादा लोगों तक वैक्सीन लगाने में कामयाबी पाई जा रही है और 63 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। नागरिकों से आग्रह करते हुए सिन्हा ने कहा है कि आप लोग वैक्सीन और टेस्टिंग दोनों करवाएं ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने पंचायतों में आशा वर्कर, सेक्रेटरी व पंचायत में बने कोविड सेंटर पर अपना भरपूर सहयोग देने पर बल देने की बात कही है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों में कोरोना प्रसार को रोकने तथा उसके उपचार के लिए हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये काम प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से 1 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो। मैं जम्मू कश्मीर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, खासतौर से डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। इसकी है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। मोटे तौर पर लगभग 63% लोग इस यूटी के वैक्सीनेटेड हो गए। मेरा आग्रह है यहाँ के सभी नागरिकों से कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये 2 ऐसे मंत्र हैं, अगर इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,844 नए मामले सामने आए हैं और 234 संक्रमितों की जान भी कोरोना ने ले ली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार काफी सचेत नजर आ रही है। जिलाधिकारी समेत अन्य अफसर अपने अपने जिलों की रिपोर्ट प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपलब्ध करा रहे हैं और सूबे में संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम खुद प्रत्येक जिले में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर को मुख्यमंत्री बांदा पहुंचे और जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधन और इंतजाम का सीएम ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना को हराने में मदद मिल रही है। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। आज पॉजिटिविटी 2% के आसपास है। रिकवरी हमारी 93% से अधिक है। टेस्ट की क्षमता बढ़ाई है हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 67 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मैंने हर जनपद से कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए समय पे कोविड पॉजिटिव को ट्रेस करना और उसका टेस्ट कराना। निगरानी समितियों को हम लोगों ने गांव-गांव में भेजा। आज वे गांव पूरी तरह गांव के लोगों की जागरूकता, निगरानी समितियों की सक्रियता, आरआरटी टीम के द्वारा समय पे टेस्ट करने का परिणाम है, वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अभियान उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कोरोना के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को विजयी बनाने की हर व्यक्ति के मन में एक संकल्प दिखाई देता है और उस संकल्प के साथ ही मैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर आया हूं।
यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ की प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल कॉलेज, हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया और इसके बाद हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। अगर चित्रकूट मंडल को ही हम देखेंगे तो यहां पे पहले से कुछ ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं, लेकिन 9 नए ऑक्सीजन प्लांट यहां पर प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कहीं सिविल वर्क प्रारंभ हो चुका है, कुछ पर कार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को एक पत्र लिखकर योग गुरु बाबा रामदेव से कोरोना योद्धाओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को वापस लेने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि योग गुरु रामदेव के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं को निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर अपने आपत्तिजनक वक्तव्य को बाबा रामदेव वापस लें और उन्होंने लिखा है कि एलोपैथिक दवाओं और डॉक्टरों पर की गई आपकी टिप्पणी से देशवासी बेहद आहत हैं। लोगों की इस भावना से मैं आपको फोन कर पहले भी अवगत करा चुका हूं। संपूर्ण देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं। आपने अपने बयान से न केवल कोरोना योद्धाओं को निरादर किया है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के खिलाफ भोपाल में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने केस दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दिया है। भोपाल के एएसपी ने बताया कि थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया है। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद से राज्य की राजनीति गर्मा उठी। उन्होंने शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा था कि इसकी शुरुआती चीनी कोरोना से हुई थी और अब ये भारतीय वेरिएंट कोरोना है। आज भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोविड-19 के भारतीय संस्करण से डरते हैं। हमारे वैज्ञानिक इसे भारतीय संस्करण कह रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के सलाहकार ही नहीं मान रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल का प्रतिनिधि मंडल यहाँ कमलनाथ जी के खिलाफ आवेदन देने आया है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने का काम किया, कोरोना को इंडियन वेरिएंट का, इंडियन कोरोना का, जिस समय पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहा है, ये समय हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का, उस समय ऐसा बोलना इस देश की छवि धूमिल करने का काम है। पर एक वीडियो भी उनका सामने आया जिससे वह कह रहे हैं कि प्रदेश में आग लगा दो। किस प्रकार की राजनीति वो इस समय करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ आवेदन देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो कृत्य उनका राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, इसलिए उन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अभी जिलाध्यक्ष भाजपा श्री सुमित पचौरी जी, इसमें साथ में माननीय मंत्री जी, विधायकगण जी और अन्य द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वह थाना प्रभारी अपराध शाखा को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है और आगे की साक्ष्यानुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या जांच पर उनके बयानों की जांच पड़ताल होगी? ये जो ज्ञापन लिया उस पर आगे एज पर जो थाना प्रभारी अपराध शाखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देश के मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत, कोविड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और इंडियन कोरोना वाला बयान देना क्या कांग्रेस, कमलनाथ और सोनिया गांधी को शोभा देता है? महासंकट की इस घड़ी में कमलनाथ, आप घटिया राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आपके इस बयान से दूसरे देश में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? क्या देश के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचेगी? क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है? सोनिया गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे बयान देने वाले नेता पर कोई कार्रवाई करेंगी? अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी
4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने वालों की दर मध्य प्रदेश में 91.5% हो गई है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर। कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? आश्चर्य होता है जब जब इस देश पर संकट आया है, सारे राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर देश का साथ दिया है। एक नहीं अनेकों उदाहरण है जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है महासंकट की इस घड़ी में। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी जश्न मनाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी को जश्न मनाना है। उन्होंने और कई मुद्दों को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से रिजर्व से 1 लाख करोड़ रुपया लिया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जो रिजर्व है उसमें से केंद्र सरकार ने पैसे लिए। जब ये पैसे मांगे जा रहे थे तो उस समय के आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा देने का काम किया था। अब ये पैसे जब देश में आर्थिक संकट आ जाए उस समय के लिए रिजर्व रखा जाता है। अगर सही मानों में देश में आर्थिक संकट है तो सरकार घोषित करे, वरना आरबीआई के रिजर्व पैसे इसी तरह सरकार लेती रही तो अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि एक दिन रिजर्व बैंक खुद संकट में आ जाएगी। अगर रिजर्व बैंक संकट में आ गई तो देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम संकट में आ जाएगा। हमें लगता है कि ये तरीका बैंक का रिजर्व पैसा ले लेने का जो केंद्र सरकार ने अख्तियार किया है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मोदी जी की सरकार को 7 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आदेश निकाला है कि आप इसका जश्न नहीं मनाएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। किस चीज का जश्न मनाना चाहते थे वो? कल तक तो जश्न मनाते रहे। क्या नोटबंदी के बाद देश को बकाल बना दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या जीएसटी लगा के कारोबार ठप कर दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या पेट्रोल सेंचुरी पूरा कर रहा है, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या देश में लाखों लोग इलाज के बिना मर गए? कोविड की परिस्थितियों को डील करने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। ऑक्सीजन बिना लोग मर गए, अस्पताल में बेड नहीं मिले, दवाई मिल नहीं पा रही है और जश्न मनाने की बात हो रही थी। हमें लगता है ये आदेश ही बताता है कि मोदी सरकार विफल है और उस विफलता के बावजूद जश्न मनाने की तैयारी थी, जिसे आदेश निकालकर काम किया गया है। और जिस तरह से इलाज को लेके उसके इंजेक्शन की शॉर्टेज है, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अर्जेंसी में जर्मनी या यूरोप से जिन देशों के पास इसके रॉ मटेरियल हैं उसे एयरलिफ्ट कराए, दवा बनाने वाली कंपनियों को उपलब्ध कराए ताकि बड़े पैमाने पे इसके इंजेक्शन बने। एक एक पेशेंट को 15, 20, 25, 50 इंजेक्शन लगते हैं। महंगा इलाज है, उस पर दवाई नहीं मिलना हमें लगता है एक कंसर्न का विषय है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीमारी का इलाज मुफ्त में करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल 2 किलो, जो 1 किलो से 20,000 वायल बनते हैं,
एक निजी कंपनी से उपलब्ध करा के लिया है। रामदेव जी के बारे में कंप्लेन की है। एक तो जो हम इलाज कर रहे हैं जिसे मान्यता देश में है उसे आप बंद करा दें घोषित करके, या जो लोग एलोपैथी के बारे में दुष्ट प्रचार कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग अलग अलग तरह से इलाज की बात करते हैं, उसको लेके पूरी दुनिया में भारत की हंसाई हो रही है। तत्काल केंद्र का आरोग्य मंत्री। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इसे लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस दूसरे रोग भी अति गंभीर और जानलेवा हैं। इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपायों पर काम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में देश में तैयारी अभी तक काफी कम और आधी अधूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है कि घातक कोरोना से जूझ रही जनता को उससे मुक्ति के लिए वैक्सीन की जरूरत में देश में जितनी सख्त जरूरत है उससे कहीं कम है, और जिससे से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारें आपसी सहयोग व समर्थन से इस संबंध में प्रभावी नीति बनाकर उस पर ईमानदारी से अमल करें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उन्नाव में सब्जी विक्रेता की मौत को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर सब्जी विक्रेता हिंदू होता तो क्या यूपी पुलिस उसे उतनी ही बर्बरता से मारती? आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। और इंसानियत सोज वाकया उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफरत की एक जीती जागती मिसाल है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को जो तरकारी बेचता था उसको उन्नाव की पुलिस ने मार मार कर उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है, और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भी फैला रही है, और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर इस लड़के का नाम फजल नहीं होता और इसका नाम विवेक तिवारी होता तो आप क्या करते? आपसे सस्पेंड करते। उन पुलिस वालों को आप उन पर कत्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस कत्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड करें बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपए का इमीडिएटली एक्सग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैला चुकी है, और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा या गरीबी से मर जाएगा या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा। और एक एम्पिरिकल डेटा है CSDS का जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के 56% पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल मुसलमानों से नफरत करते हैं और समझते हैं, पहले से समझ जाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो ये एक जीता जागता सबूत है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों पर जुल्म। I don't want to speak anything about Delhi Chief Minister, who I equally blame for the mess which has been created in Delhi. But my question to the Honorable Prime Minister is that, will he please enlighten all the country that why is it that on April 8th, 36.5 lakh people were administered vaccines every day. On April 8th, come to May 20th, only 13 अदालत ने 23 वर्षीय पहलवान सागर की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए रविवार को ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने कुमार को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उसे 30 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई। अनुमति प्रदान की गई है और सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने
अदालत से कहा है कि अपराध के पीछे का मकसद पता लगाने, हत्या में इस्तेमाल हथियार और घटना के दौरान उनके द्वारा पहने कपड़ों की बरामदगी के लिए कुमार से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके सहयोगियों की आज दिल्ली पुलिस ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुंडका इलाके के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली इसके साथ ही अदालत ने सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। राष्ट्रीय स्तर के पहलवान के परिवार वालों ने उसकी गिरफ्तारी पर संतोष जताया और मामले की कड़ी जांच और सुशील कुमार को कड़ी सजा देने की मांग भी की है। ठीक है जी, पूछताछ होगी, कर लेंगे जी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून को बहुत अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सजा दिलाई। सुशील ने जो काम किया है, तो गुरु ने शिष्य का कत्ल किया है। गुरु की गरिमा पे भी अब लोग सवाल उठाएंगे कि ये गुरु सुशील जैसा ना हो। पुलिस को इसकी वीडियो भी मिली है जिसमें वो मारता पिटता नजर आ रहा है। उसके बाद सुशील से फरार हो गया था और आज पता लगा है कि आज सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सुशील को गिरफ्तार किया गया और उस पर सारे राज उगलवाए। उसके साथ साथ लोग और गैंगस्टर थे, इसमें गैंगस्टरों ने यही जाके इसका ये काम किया है, उन सब का पता लगाए और जहाँ जहाँ 15-18 दिन में सुशील ने शरण ली है उनको भी। कोरोना के संकट काल में जहां लाखों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, वहीं डॉक्टर भगवान बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। कोरोना से लड़कर मरीजों की जान बचाने में लगे ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मरीज जल्द अच्छे हो जाएं। ऐसे में डॉक्टर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने की भी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, जिससे डरे हुए और हताश मरीजों का दिल बहल सके और उनके दिल में उम्मीद जाग सके। ऐसा ही एक वीडियो बेंगलुरु से सामने आया है, जिसमें मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार की बेटी डॉक्टर दिशा ने डांस करके मरीजों का हौसला बढ़ाया। जानवरों के जरिए कोरोना फैलने को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, तो वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए एनिमल डॉक्टर राम जतन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इंसानों में कोरोना नहीं होता, डॉग के केस में कोरोना का ऑलरेडी वैक्सीन बन चुका है और डॉग के केस में क्या होता है, कोरोना का स्ट्रेन अलग है और ह्यूमन ये कोविड-19 ये अलग है, इसका स्ट्रेन अलग है और ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स में है। वाइल्ड एनिमल्स इनके साथ जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, इन सब में देखा गया है। अभी हमारे कई जू में भी जो है सेंचुरीज में इसमें भी देखा गया, हैदराबाद में, तो उसमें इसके लक्षण आ रहे हैं। तो इसको इसके डायग्नोसिस के लिए IVRI वो अपना सैंपल भेज रहे हैं, बट डॉग के केस में नहीं है। हाँ, बिग कैट में है, बिग कैट में जैसे लेपर्ड हो गया और इसमें टाइगर हो गया और लायन हो गया, इन सब में अभी दिख रहा है, बट ह्यूमन से अभी इसमें एनिमल से, डॉग से, अपने पेट से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लोग इसकी गलत फहमी की वजह से इसको डॉग को मास्क पहना रहे, ये गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी कोरोना का स्ट्रेन अलग होता है। कुछ डिजीज ऐसे होती है एनिमल्स की जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है और कुछ पर्टिकुलर केवल एनिमल्स में ही होती है, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, वो केवल डॉग में ही होता है, वो ह्यूमन्स में नहीं होगा। और रेबीज हो गया, वो डॉग से यानी डॉग से ह्यूमन्स में वो ट्रांसमिट होता है। तो कोरोना का हरियाणा में अब इतिहास लिखा जाएगा, ताकि 50 या 100 साल बाद की हमारी पीढ़ियों को इस महामारी के बारे में जानकारी मिल सके और अगर उनके सामने इस तरह की कोई आपदा या महामारी आती भी है तो उन्हें इससे निपटने में मदद मिल सके। ये कहना है हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना से जुड़ा इतिहास लिखने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि कोरोना के समय प्रदेश के हालात कैसे थे और इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। मंत्री अनिल विज ने खास तौर पर आज एक
का समय के जिक्र करते हुए कहा है कि शुरुआती में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, जब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी हालातों से लड़ते हुए हमें इससे बचाव के बारे में अंदाजा हुआ और अब यही तजुर्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना चाहते हैं। मैंने जब पहली वेव आई थी, क्योंकि बड़े मुश्किलों भरे दिन थे और शुरू में तो पता नहीं था कि मास्क कैसा लगेगा, कहाँ से मिलेगा, पीपी की किट कहाँ से बनेगी, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं। तो उसी वक्त मैंने एक पीजीआई के डॉक्टर्स के और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की मिलाकर एक टीम बनाई थी कि इसका सारा इतिहास लिखा जाए कि किन किन मुश्किलातों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कैसे हमने सारी चीज़ों को ठीक किया। और वो लिखा जा रहा है, अभी भी लिखा जा रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती जा रही हैं। अब ब्लैक फंगस आ गई, इसके बारे में भी लिखा जाएगा उसमें सारा। मकसद ये है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर दोबारा कभी ऐसी कोई महामारी आए तो उस वक्त के जो लोग हों उनके पास कोई तो दस्तावेज हो कि भाई 100 साल पहले विश्व में ऐसी बीमारी आई थी। देखिए केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, 398 केसेस आज की तारीख में हैं। और जैसा मैंने बताया था कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर इनका उपचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। डेंटल सर्जन चाहिए, ENT चाहिए, आई चाहिए, न्यूरो का चाहिए। मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों पर ये अटैक कर रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस में हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। इंजेक्शन जो एम्फोटेरेसिन है, जो इसकी मुख्य दवा है, वो क्योंकि पर्याप्त निर्माण में नहीं थी, बीमारी एकदम आई है, उसको हासिल करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन 1250 इंजेक्शन हमें अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं और हमने टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टरों की बनाकर, वो तय करती है। लोग अपना एप्लीकेशन उनको देते हैं कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको प्राथमिकता के हिसाब से वो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये इंजेक्शन एक पेशेंट को दिन में 4 बार लगना होता है और लगभग 10 दिन ये इंजेक्शन लगना है। इसलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ यूपी के किसान अभी भी दिल्ली हाईवे पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं किसान बिल आने के बाद किसान खुद से अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। उधर जम्मू के अरनिया क्षेत्र में लगी मंडी में किसान अपना गेहूं बेचकर फायदा ले रहे हैं। हालांकि पहले किसानों को फसल बेचकर काफी समय तक अपने पैसे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब तुरंत ही पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। और इससे तो एक बात साफ होती है कि अगर किसान खुद से फसल बेचे तो वह फायदे में रहेगा। केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाकर किसानों को फायदा देने की बात कही थी, लेकिन न जाने क्यों किसान अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। और अगर इसी प्रकार एक हाथ फसल बेचे तो दूसरे हाथ में फायदा हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है किसानों के लिए। मंडी इस बारी की लगी है ते इस मौके कोई 16 साढ़े 1600 व्यापारियों का रेट है। इतने 1975 325 रुपये क्विंटल का फायदा होया। पेमेंट भी उत्थे थोड़ी टाइम दी आती है, पर चलो इतने पेमेंट खाते च पे जानी है। इतों की पेमेंट खाते पे जानी 2-4 दिन बाद, जो मतलब डॉकूमेंट लगी जाते जिमीदार के, तो पेमेंट ऑलरेडी 2-4 दिन में आई जाती। तो कितना सही लगता जियां मतलब कि पहले व्यापारी ले जाते हैं कनक चुके, हुण गौरमेंट के लोग सीधे आते, तो कितना फायदा तुसें लोकें गी लब्भा दा? 300 रुपये क्विंटल का फायदा जी। जिहदे कोल 40 मतलब 40 क्विंटल मीन है, 12-14 हज़ार का पूरे फैमिली पूरा साल करियाना खांदी है ਉਹਦਾ। तो जिहदा 1000 रुपया मतलब 30,000 ਜਾਂ 15,000 है वधी जाता। जी छोटी फैमिली का तो ऑलरेडी 1000 रुपये करियाने कन्नै 1500 का गुजारा हो जाता। तो क्या आखना चाहोगे बाकी किसाने की, ते वो भी इस चीज़ का कियां फायदा लैन? तो मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि कमलनाथ जी, आपने इस देश के साथ बड़ा अपराध किया है। इंडियन कोविड बोलकर आप देश को बदनाम कर रहे हैं और आपको चाइना कोविड बोलने में शर्म आती है क्या? आप झूठ बोलकर भय का वातावरण बना रहे हैं कि 1.25 लाख लोग मर गए हैं। आप बताइए कि आपके किसी भी कार्यकर्ताओं की किसी की भी मदद की है क्या? आप सिर्फ लाश गिनने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मदद करने में कुछ बात कहते हैं कि एक किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को आपने कोई मदद की है, तब तो मुझे लगता है कि लोग आपको ये मानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। आप केवल मौतों के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार सरकार होती है रहे और न उनको करना है, उनको केवल भारत को बदनाम करने का काम करना है। कांग्रेस टूल किट का हिस्सा हैं ये सब लोग, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कमलनाथ जी हों। ये जो कांग्रेस टूल किट के साथ इन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कैसे दुनिया के अंदर जो एक छवि बन रही थी उसको हम कैसे धूमिल करने का प्रयास करें, तो न इससे छवि धूमिल होगी, न भारत दुनिया के अंदर बदनाम होगा। लेकिन कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से इंडिया कोविड शब्द कहा, ये देशद्रोही वक्तव्य। केरल के त्रिशूर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र केविन जैकब ने ऐसी डिवाइस बनाई है कि जो किसी भी मास्क या फेस शील्ड में फिट हो जाती है, और ये डिवाइस माइक्रोफोन और एम्पलीफायर से लैस है। केविन ने इस डिवाइस को 3D प्रिंटर तकनीक की मदद से बनाया है। केविन के मुताबिक इस डिवाइस को अटैच करने के लिए मास्क के मटेरियल में छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर कोविड वार्ड्स और ICU वार्ड्स में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उन्हें बात समझाने के लिए ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। इस समस्या का समाधान ढूंढने का दावा केरल के इंजीनियरिंग छात्र केविन जैकब ने किया है। तो उधर बिहार के गया में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। यहां पर सेवा भारती कार्यालय में भी टीकाकरण किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि हम लोगों की सेवा करने में काम कर रहे हैं और जिससे कि देशवासियों को बचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने सभी से टीकाकरण कराने की अपील भी की है। पूर्व विश्व चैंपियन भारतीय पावर लिफ्टर गौरव शर्मा कोरोना काल में जरूरतमंदों लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। गौरव शर्मा हर रोज करीब 1000 लोगों के लिए खाना खुद बना रहे हैं और उसे बांट भी रहे हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गौरव जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा भी रहे हैं। और पावर लिफ्टर गौरव शर्मा ने कहा है कि अभी स्थिति बहुत खराब है और लॉकडाउन के कारण कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। ऐसे में मैं सड़क पर गरीब लोगों की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो कर रहा हूं। तो शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया था और 63 वर्षीय
अभय सिंह संधू की कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 14 मई को उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं आज शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू की अंतिम अरदास मोहाली में शामिल होकर उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। आज ये शहीद गुरुद्वारा यहाँ पे अभय सिंह जी सिंधु जी की ये शोक सभा यहाँ पे आए, अंतिम अरदास में यहाँ पे आए। और ये जो परिवार रहा, ये कोई पंजाब का परिवार नहीं रहा, अपने परिवार का परिवार नहीं रहा, ये तो देश का परिवार था। यहाँ पे उनकी फैमिली बैठी हुई है, इनके माता पिता हो सकते हैं, लेकिन ये एक जो परिवार है वो देखते हैं राज जो यहाँ पे आए हैं। जब पता चला कि इनका तो बड़ा योगदान जो किसान जत्थेबंदी थी, वहां पे बहुत बार अभय सिंह जी वहां पे गए, उनका पूरा सहयोग रहा, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी और जो भी इनके परिवार से रहे हो, कोई सहारनपुर में रहे हो, चाहे वे यहाँ पर परिवार इनका रहा हो या खरीदार वे रहे हो। तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को बार बार मास्क पहनने की हिदायत भी दी जा रही है। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को फूल दिए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जो लोग सख्ती से नहीं मान रहे हैं उन्हें फूल दे रहे हैं। हम उन लोगों को फूल बांट रहे हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे सीनियर अफसर ने आदेश दिया है कि लोग बहुत ज्यादा चालान कटवा के करके बोर हो गए पुलिस से, तो थोड़ा उनको प्यार से सम्मानित किया जाए ताकि उनको शर्म महसूस करें और लॉकडाउन का पालन करें। हम इससे संदेश देना चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना की इस लड़ाई में हम सभी के साथ हैं। दिल्ली पुलिस आप लोग के साथ है। अतः कोरोना में जो लॉकडाउन है उसके नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर आज कोई उल्लंघन करता पाया जाएगा तो हम उसको सम्मानित करेंगे कि उनको थोड़ा सा एहसास हो कि उन्हीं के द्वारा ही कोरोना से लड़ाई जीती जाएगी। वो हमारे साथ रहें, हम उनके साथ रहें। अब क्या चाहते हैं कि हम उम्मीद करें कि दिल्ली पुलिस हर जगह ऐसे कैंप लगा के लोगों को शिकायत करें। हाँ बिल्कुल, उससे लोगों को एहसास होगा कि हम उनके साथ हैं और फूल बांटने से उनको थोड़ा एहसास भी होगा, क्योंकि चालान काफी ज्यादा। देश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का संक्रमण विकराल रूप लेता नजर आ रहा है और यूपी के वाराणसी स्थित बीएचयू में ब्लैक फंगस के चलते 2 और मरीजों की जान भी चली गई है। यहां ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है और बीएचयू में सामने आए नए 2 मौतों के मामलों में दोनों ही मरीज कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित थे। दोनों की उम्र 60 साल बताई जा रही है। दोनों मरीज बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती थे और अब तक बीएचयू में ब्लैक फंगस के कुल 74 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी है और अब 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा बाकी 33 मरीज पोस्ट कोविड वार्ड, 20 मरीज इमरजेंसी और 17 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाजरत हैं। और यूपी में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। यूपी के राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय में म्यूकर माइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों में ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया को बिना मास्क लगाए मीटिंगों में, उनके दफ्तर में और सुबह मॉर्निंग वॉक करते, जॉगिंग करते देखा जाता है। हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार सचान कोरोना की इस भीषण महामारी में भी बिना मास्क के धड़ल्ले से घूमते और ऑफिस में बैठे देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, वो मीडिया को भी बिना मास्क लगाए बाइट देते नजर आते हैं, जबकि आम आदमी को बिना मास्क लगाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। अरे वाह सीएमओ साहब, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमीरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमओ साहब अपनी जान की फिक्र नहीं है और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं हिदायत। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों का मिलना और धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन लोग अभी भी बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क तक नहीं
होता। और हद तो तब हो गई जब हमीरपुर जिले के मुखिया यानी कि सीएमओ साहब खुद ही मास्क न लगाकर हर जगह घूम रहे हैं, चाहे वह जॉगिंग करने का वक्त हो या अपने चैम्बर में बैठने का हो या लोगों से मिलने का हो। यही नहीं, मीडिया के सामने बाइट तक बिना मास्क के ही देते हैं। और इससे क्या कहेंगे जाएगा सीएमओ साहब की समझदारी या ना समझदारी, क्योंकि इनकी ना समझदारी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। हमीरपुर से सीनू साथ एनबी न्यूज। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां गांव में दो गुटों में हुई मामूली कहासुनी ने विकराल रूप ले लिया। दरअसल गांव में कुछ युवक बैठकर ताश खेल रहे थे और तभी बाहर से आए एक युवक से उनकी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और पत्थर भी बरसाए। झगड़े में दोनों पक्ष के दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आईं और बीच सड़क पर हो रहे इस खूनी संघर्ष ने ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस बारे में थाना प्रभारी कुलवीर सिंह का कहना है कि किसी भी तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्षों ने 2 दिन का समय मांगा है, अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मैं घर था अकेला, ये लड़के थे भी नहीं। जब मैं ये आए ना इतने मेरे चोट मार के चले गए। ये आए फिर बाद में फिर इनके चोट मारी है। गांव के आदमी तो वो नहीं होते ना जी, हमको जान से मारते। बाहर दौड़ के अपने घर में जा पड़े हम जी। गांव को बुला के ले, सरपंच को बुला के ले, सरपंच ने 15-20 आदमी गांव के गलाए। उन्होंने हमारे भी लठ मारे, दबा के पहले हम गाले। जब गाँव ने उनको भी भगाए हैं, जब हमारी जान बची है जी। आदमी वहाँ को मारने का खतरा था। ये जो खिलाते करते तब आए थे हम सारे 5 बालक थे। छठा वो आया मोटरसाइकिल खड़ी करके रोला क्या उल्ट बोल रहा, तो उसमें मैंने थप्पड़ मार दिया। उसमें उसके सारे घर वाले आके चिपके, करते करते लड़ाई बच गई। अच्छा, यही है। तो कैसे हमारी गलती नहीं है। जब आप कैसे खेल रहे थे, क्या रुपये लगा रखे थे जो ये काट तो जी 50 रुपए की थी। कोई कितना तक बोल लो। अच्छा, सही बताऊँ, कोई झूठ नहीं है। हाँ, वो उसने बोलिया, मैं बोलिया, मैं बाहर गिर के बोल दे भाई रुपये तो कोई ना हो। तो उसमें वो लाके बड़ी बड़ी बात करना, उसने मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। भैया ये लड़ाई और कोई है। मामला ये था सर, मेरे दादा के हाथापाई हुई थी। मैं छटवाने के लिए गया, मेरे भी मारे। मैं काका मौजूद था वहाँ पर। मैंने पूछा क्या बात हुई, उसने बताया नहीं। मेरे सीधे मारने स्टार्ट कर दिए। क्या मारा तेरा? मेरे यहाँ पर सर गलासी मारी। गलासी बहुत ज्यादा मारे हैं जी। अब ये ऐसे बोल रहे हैं बोले हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तो तुम बच सके हो, आगे के लिए तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे हम। जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो बाहर आन रहे हैं जी। हमको पुलिस में हमारे बंदे तो जा लिए। तो ये कोई शिकायत हमने दी है? कहाँ जी? पुलिस में जा रहे हैं जी। हमारा बंदे वहाँ पे बैठे हैं। यूपी के बाराबंकी में कई गांव में वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और टेस्टिंग की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पहले गांव में जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब ग्रामीण भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और जिससे वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में काफी आसानी हो रही है। जी, तो कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे मतलब ये आप लगा कि जांच करा लेनी चाहिए? जी करवानी चाहिए। जागरूकता बस आप करवा रहे हैं जी। कोई दिक्कत हुई जांच में? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई समय लगा? कोई समय नहीं। और ये आपके गांव में आए हैं लोग स्वास्थ्य की टीम, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है, हमारे गांव में आए। गांव वालों की इसका सुविधा लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए। जनता का सहयोग मिल रहा है। पहले जनता कम सहयोग मिल रहा था, लेकिन अब समझाने से और जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के और आशा हैं वो सहयोग अच्छा कर रही हैं, उनकी वजह से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आप लोग प्रतिदिन अलग अलग गांव में जाते हैं? जी, जैसे प्रोग्राम मिलता है CSC से, वैसे अलग अलग गांव में हम लोग सैंपलिंग करते हैं। लगभग एक दिन में कितने सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं गाँवों के? अगर एक गांव मिला तो औसत 55-60 तो एक गांव में हो जाते हैं। जी, तो क्या आपको क्या लगता है अनुभव से कुछ जागरूकता कमी है, लोगों में भ्रांतियां हैं, डर है? भ्रांतियां ज्यादा है और वही जागरूकता की कमी और भ्रांतियां ज्यादा है। भ्रांतियों की वजह से जाके वो कम निकलते हैं। हाँ, निकल के नहीं आ रहे हैं। हमको डोर टू डोर जाना पड़ता है। आप लोग समझाते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, हम लोग पूरा समझाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर आदमी एक स्टैटिक बूथ पर नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि गांव के अंदर जाके 2-4-10 घरों के बीच में कहीं हम लोग इकट्ठा हो लेते हैं, वहाँ बुला के समझा के करते हैं।
अगर इसी दौरान किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो दवा वगैरह कुछ देते हैं? तो वो तुरंत फोन हो जाता है और जो हमारी RRT टीम बनी है वो दवा ला के देती है। घर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आशा बहू जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कल जहाँ पे जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी उन लोगों के घर तक गए हैं, टीम क्वारंटीन कर दी गई है। ठीक, और जो भी इसमें ढिलाई कर रहा है, जो भी जिनके निकल रहे हैं सिम्टम, जो भी ढिलाई कर रहा है उसके तरफ शासन को प्रतिदिन प्रतिपल एक सूचना दी जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संदेश। तो लोग निकल के आ रहे हैं। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और जिसके तहत सभी छोटे छोटे किसानों को किचन गार्डन तैयार करने के लिए भी कई तरह की बीजों का किट तैयार किया गया और इसका वितरण 90% छूट पर किया जा रहा है। ऐसे में रबी की फसलों के लिए 12 तरह के बीज और खरीफ की फसलों के लिए 7 प्रकार के बीजों का किट तैयार किया गया है, जबकि रबी की फसल के बीजों की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम है और यह किसानों को मात्र 50 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं खरीफ एवं जायद की फसलों का बीज 200 रुपए प्रति पैकेट है, जो कि 90% छूट पर 20 रुपए की कीमत में किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेठी जिले के लिए 1700 किट आई हुई है। तो ये कुछ कर पाएगा। एक होता है कि अलमारी में सजा देना और दूसरा होता है उसको प्रयोग में लाना। इसमें तो लखनऊ के कई गांव इस समय कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं और अब तक इस गांव में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी की भी जांच नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी और कोरोना लक्षण देखने के बाद भी सबकी मौत हुई है और ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी की भी कोरोना जांच नहीं हो पाई।
कोरोना के मान चलिए कि करीब 50 लोग खत्म हुए हैं, लेकिन अब ये है कोरोना के टाइम तो यहाँ कोई न डॉक्टर था, न कोई टीम आती थी, न कोई सेवा थी, न दवाई। और जिस दिन भारत में चैनल में चलाया गया उस दिन रात में फिर 9 बजे दवाई जब सो गए तब दवाई लोग बांटने आए। ये सब है, मतलब जब मीडिया में चलता है तो फिर वहाँ से लोग प्रशासन हिलता है तब भागते हैं लोग, सेमो वगैरह जो क्षेत्र के अधिकारी होते हैं सब उनको। तो 50 लोग तो क्या किसी की जांच हो पाई थी या जांच किसी की नहीं हुई, सबके टीम नहीं, इसके पहले कुछ नहीं आया। जांच का घर में बाद में जांच करवाए, जब मतलब खत्म हो गई तो कोई कुछ नहीं निकला। लक्षण थे, बुखार, नजला, जुकाम था, मतलब हाँ जकड़ा पड़ा। लेकिन जांच नहीं हो पाई, घर आके कोई टीम नहीं आई थी। अगर जांच हो गई होती तो क्या पहले से अगर होता है? कम से कम 50 लोग तो खत्म हो गए, लेकिन बुखार और सर्दी से तो हर घर में 4, 6, 8, 9 लोग जो तो उस समय पूरा घर इतना दहल रहा था गांव की, जैसे कि हर आदमी एक दूसरे से दूर भाग रहा था। आपके घर के आसपास भी कोई प्रभावित हुआ था कोरोना से? घर के आसपास या दूर दराज में जिसको देखा पूरा हो या जिससे मिले हो उसके बाद वो खत्म हो गया हो? बस हम लोग इसी मोहल्ला में कम से कम 6-7 लोग खत्म हुए। डॉक्टर साहब भी आपके जानने वाले एकदम पास में थे, ये सब बगले में हैं सब लोग, और हिंदू मुस्लिम में सब में खत्म हुए, सब में खत्म, काफी लोग खत्म हुए। ये डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर हरिराम यादव। आपके कौन थे? हमारे अंकल थे। क्या हुआ था इनके साथ? ये एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत हुई, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ एक सिलेंडर था, वो ख़त्म जब हो गया उसके बाद जब यहाँ लाया गया तो दूसरा सिलेंडर लेने गए हम लोग, तब तक मतलब वो सुबह ही एक्सपायर हो गए। अच्छा, जांच हो पाई थी कोरोना की कि नहीं हो पाई? जी नहीं, जांच नहीं हो पाई थी। तो बिना जांच के वो भर्ती हुए, उसके बाद जब तक जांच होती तब तक एक्सपायर। परिवार में और भी क्या? परिवार में उनकी वाइफ और उनकी भाभी और उनकी बहू। तो सबके ये सबकी जांच हुई थी कोरोना की? जी नहीं हो पाई। लक्षण थे? जी वही खांसी, जुकाम, सांस हफनी आना। अच्छा, लेकिन जांच नहीं हुई? जी। गांव कोई टीम नहीं आई थी स्वास्थ्य की जिसकी जो जांच करती पता चलता? नहीं, उस समय कोई नहीं आया। और उसके बाद में जब मतलब उसके बाद में लोग आने लगे हैं, जब एक रिपोर्टर साहब आए थे उसकी बाद से। लेकिन उससे पहले जब तक मई में ये शुरू हुआ है, अप्रैल में सब लोग एक्सपायर हुए हैं। तो आपके घर के परिवार के 4 लोग इसकी चपेट में आ गए? जी। गांव में और भी क्या लोग इस कोरोना से इस गांव में प्रभावित? जी, काफी लोग एक्सपायर हुए हैं। तो किसी की जांच हुई थी या लक्षण? नहीं, जांच किसी की हो ही नहीं पाई। जांच नहीं हो पाई? जी नहीं, टीम नहीं। उस समय से कोई सुविधा ही नहीं थी। अगर जाएं तो लाइन लगे, जब तक लेके जाओ तो वो वहीं एक्सपायर हो रहे हैं। यहाँ कोई CHC गांव में नहीं है? जी नहीं है, ये लोहिया बस वही जाइए। कितनी दूर जाना पड़ता होगा? यहाँ से मान के चलिए 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर। उससे पहले कोई जी नहीं। तो कैसे हुई सबकी? जैसे आपने बताया कि आपके चाचा की मृत्यु हुई, उनकी भाभी की, तो क्या एक ही दिन में हो गई या कितने दिन में? चाचा की और उनकी भाभी की एक ही दिन में हुई है, और बाकी जो हैं अलग अलग हुई। एक हफ्ते में 4 लोग एक्सपायर। आपके घर के एक हफ्ते में 4 लोग खत्म हुए? जी। इंदौर में जासूसी के आरोप में आर्मी कैंट एरिया महू के गवली पलसिया के 2 बहनों से चल रही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पूछताछ चौथे दिन भी जारी रही। सूत्रों की माने तो ATS, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी भी पूछताछ में शामिल हुई है। पूछताछ में दोनों के नाम यासीन और हिना सामने आए हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी जो संदिग्ध हैं उनसे उनके विषय में कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं और उन तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है, और जैसे वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद में डिटेल्स जो है किस परिणाम की ओर पहुंचते हैं आपके साथ शेयर किया। सर, किस तरह के तथ्य हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मिले हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भी तथ्य हैं, कुछ फील्ड रिपोर्टिंग वगैरह भी हैं, कुछ और अन्य जानकारियां वगैरह भी बुलवाई जा रही हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है सभी का एवेल्यूएशन किया जा रहा है, और जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार पाकिस्तान से जिससे चैटिंग चल रही थी उसके बारे में कोई डिटेल्स आगे जानकारी? नहीं, अभी ये सब मैंने बताया आपको प्राइमा फेसी, मतलब अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। जैसे जैसे डेवलप होगा, कुछ कॉन्क्रीट आता है, कुछ तथ्य निकल के आते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई। सर, लगभग 36 घंटे से ऊपर हो चुका है। जी। कोई महत्वपूर्ण ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है? नहीं, कुछ चीजें हैं इसमें जिनको कि आगे वेरीफाई किया जाना अति आवश्यक है। सर, कि कौन कौन से विभाग?
पटना में एक लड़की ने घर में ही रोबोट बनाया है और इस लड़की का कहना है कि ये रोबोट कोरोना मरीजों के इलाज में भी मदद करेगा। इसके जरिए दूर मौजूद मरीजों का भी पता चल सकता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है इस लड़की का। लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ में आ रहा था कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उनके उसमें जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें कैजुअलिटी भी बहुत हो रही है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हेल्प कर सके। तो फिर हम लोगों ने सोचा, मैं अपने पापा के साथ मिलकर सोची कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या डिज़ाइन किया जा सकता है। तो फिर हमने इस रोबोट का सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो पेशेंट के पास जाए, पेशेंट का सारा वाइटल पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट होता है अभी के टाइम में वो मेजर कर ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। तो हमने इस रोबोट का सोचा। तो इस रोबोट में ऐसा है कि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसे बेसिक फंक्शंस भी है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन। बट जो इसका यूनिक चीज़ है वो ये है कि हम लोग इससे सारा वाइटल टेस्ट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन, पल्स, टेम्परेचर, हार्ट कंडीशन यूजिंग ECG मशीन एंड लंग्स कंडीशन यूजिंग स्टेथोस्कोप। तो फिर ऐसे ये आइडिया एक आया सामने। अच्छा, तो ये इसमें आपके पापा ने कितनी मदद की है? हम लोगों ने साथ मिलके बनाया है। तो पापा का हॉबी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैं अपना ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ली हुई हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बीटेक कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हैं? बीटेक कर रही हूँ BIT दुर्ग से। तो फिर हम लोगों ने ऐसा है कि किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में मैकेनिकल वर्क भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। तो पापा से पूरा मैकेनिकल वर्क जो था, एनालॉग का चीज़ें थी, वो उन्होंने किया। इसमें जो डिजिटल पार्ट है, लाइक कोडिंग हो गया, जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, तो फिर हम लोगों ने साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, इसमें क्या क्या लगे, क्या क्या आपको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ा या फिर अपने घर में ही किसी तरह मैनेज किया? लॉकडाउन है, सब तो बंद ही है अभी। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत दिन से हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे। तो इसके बहुत सारे मॉडल्स बने। इनिशियली जो मॉडल बना वो बेसिक मॉडल था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब की चीज़ें थी। तो उसमें हम लोगों ने कैमरा लिया, सैनिटाइजेशन के लिए UV लाइट वगैरह की व्यवस्था की। बट जो फिर बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली चीज़, तो इसमें हम लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स लिया जो अलग अलग पैरामीटर्स मेजर कर सके। तो कुछ चीज़ें थी जो बाहर से लेनी पड़ी, कुछ हम घर पे ही करे। और जैसे 2-3 मॉडल था तो इनिशियली फिर घर पे बना। अभी भी इसमें डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का तो हर जगह स्कोप रहता है, मतलब इसमें तो अभी भी डेवलपमेंट हो सकता है। बट हमने बोल सकते हैं कि हमने बाहर से भी कुछ ली और मैक्सिमम घर पे ही ये सारी चीज़ें बनाई। क्या कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? कॉस्टिंग सब कुछ मिला के, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, कैमरा, ऑक्सीजन, UV सब मिला के अराउंड 80,000 to 1 लाख लग गया था टोटल में। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार ANB न्यूज़ के साथ।